अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर हम कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, और थर्ड वन हम देखेंगे यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो उसमें उसके जो फ़ायदा देने वाले पॉइंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, और आपके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हम दोनों चीज़ों को इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यानी कि इन्वायरमेंट के हवाले से जो बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सबसे पहली बात जो बैक्टीरिया के इस चैप्टर के हमने स्टार्ट में ही पढ़ी थी कि ये हाईली अडॉप्टिव हैं। हर किस्म के इन्वायरमेंट में आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो ये करैक्टरिस्टिक्स इनको इस काबिल बनाती है कि कोई भी कंडीशन आ जाए ये सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी बात है डिकम्पोजिशन। आप देखते हैं कि हमारे जो लिविंग सराउंडिंग में कोई ऑर्गेनिक चीज़ या कोई देखें आप जानवर, कोई पौधा, जब वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके टिश्यूज़ जो हैं वो कोई जानवर ना भी खा रहा हो तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई ये काम मिल के करते हैं। तो बैक्टीरिया का इसमें काफ़ी रोल है, और ये चीज़ जो है डिकम्पोजिशन हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सूट करती है, न्यूट्रिएंट्स को वापस करती है, और जो सोसाइटी में आपकी एनवायरनमेंट में आपका जो गंद वगैरह फैला हुआ होता है उसको कम करने में मदद देती है। इसके अलावा रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिस तरह मैंने अभी बात की कि जानदार कोई भी है, प्लांट है, एनिमल है, लिविंग बॉडी कोई भी है, जब उसकी डेथ होती है तो उसकी डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में जो न्यूट्रिएंट्स उसने सारी ज़िंदगी ज़मीन से या एनवायरनमेंट से हासिल किए हुए होते हैं वो बैक्टीरिया जो हैं उसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के ज़रिए वापस कर देते हैं। दूसरी बात है जी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो बैक्टीरिया का जो है वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ इस वक्त किया जा रहा है। अगर हम देखें एसिटिक एसिड, विनेगर, एसीटोन्स, ब्यूटानॉल, लैक्टिक एसिड, सेवरल अदर वाइटामिन्स, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, और ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो हैं हम बैक्टीरिया के थ्रू ही पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा जो लेदर स्किन जो होती है एनिमल्स की, उसको लेदर में कन्वर्ट करना और उससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ स्टेजेस से उसको गुजारा जाता है, तो वो स्किन जो है वो लेदर गुड्स में तब्दील हो जाता है। तो उसकी ये फिनिशिंग, उसके ये सारे प्रोसेसेस में ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और इस तरह बैक्टीरिया का इस्तेमाल है इकोनॉमिकली, वो है क्यूरिंग ऑफ टोबैको। क्यूरिंग, जिस तरह तंबाकू, जो आप जानते हैं कि तंबाकू एक पौधा होता है, उसके लीव्स को हार्वेस्ट किया जाता है और उसे डिफरेंट स्टेजेस से प्रोसेसिंग की गुजार कर कंज्यूमेबल फॉर्म में तैयार किया जाता है। वो ईटेबल भी होता है, वो स्मोकिंग के लायक भी होता है। तो उस प्रोसेस को, इसको ड्राई वगैरह किया जाता है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, तो उसको क्यूरिंग ऑफ टोबैको कहते हैं। तो उसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। इसके अलावा यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, बैक्टीरिया का फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसकी कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास बटर, उसके बाद चीज़ और योगर्ट। ये तो हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो इसमें आप देखें चीज़ जो है ये स्विट्ज़रलैंड में दुनिया की महंगी तरीन जो चीज़ है वो तैयार की जाती है, और उसकी कीमत $1000 से भी ज़्यादा है पर केजी। तो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जनाब इम्पोर्टेंस में हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इनसे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स की तैयारी करते हैं। अब जो हम जिन बैक्टीरिया से या से आम तौर पर हम एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं उसमें आ जाते हैं जी एक्टिनोमाइसिट्स हैं, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसमें एरोमाइसिन है, उसमें नियोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है। ये तमाम जो हम एंटीबायोटिक्स के बहुत एक वसी ज़रिया जो है वो हमारी यही बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स खुद तैयार करते हैं अपना, और दूसरे बैक्टीरिया का जब कंपटीशन पैदा होता है उनको मारने के लिए तैयार करते हैं। तो जब हमारे अंदर वही बैक्टीरिया हमें हार्मफुल बीमारियां से दो चार कर देते हैं तो एज ए मेडिसिन हम इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं।
इसके बाद स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स, बिल्कुल अभी हार्मफुल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड, आप देखें कि सब्ज़ी वगैरह, गोश्त वगैरह आप फ्रिज से बाहर रखते हैं तो कुछ ही टाइम में वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। उसके बाद जनाब डैमेज टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ये पैथोजेंस की फार्म में बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और डिकम्पोजिशन भी उसमें आगे फर्दर करवाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो बैक्टीरिया को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करें या उसको कंट्रोल करें। तो हम क्या करते हैं कि हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर। तो क्रॉप्स के अंदर आमतौर पर इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम बैक्टीरिया को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए इंसेक्ट किलर के तौर पे। तो उससे क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होगा और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके अलावा मेडिकल इंपॉर्टेंस इंसान के हवाले से काफ़ी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो बैक्टीरिया की तकरीबन 200 स्पीशीज़ हैं जो इंसानों में बीमारियां पैदा करती हैं। अब कॉमन जो आपको देखें, ये गला ख़राब, बुखार होना, ये बैक्टीरिया की वजह से ही नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर कुछ बीमारियों का जिक्र किया गया है: डिफ्टीरिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, लेप्रोसी, उसके बाद टाइफाइड, सोर थ्रोट, वूपिंग कफ, ये तमाम बीमारियां जो हैं, ये इससे अलावा भी बहुत ज़्यादा बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन ये उनका जिक्र किया गया है चंद एक बीमारियों का जो कि फ़ेमस बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया इकोलाई आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी रहते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं। ये आपके लिए विटामिन के वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद जब इंसान की डेथ होती है तो आप देखें कि वो जो डेड बॉडी होती है उसका पेट फूल जाता है। तो होता क्या है, यही जो आपकी इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, यही उस डेड बॉडी को खाना पहले शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जो पेट है वो फूल जाता है। तो ये जब तक आप जिंदा हैं ये आपके ताबे हैं, और जब आप मर जाएंगे यही आपको खाना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आप उसके साथ कोई काम कर रहे हैं लैब के अंदर, तो उसका कंट्रोल जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो अनकंट्रोल्ड हो गया, तो आपके लिए वो बजाय फ़ायदे के बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकता है। ठीक है जी। इसके बाद बैक्टीरिया को कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारी बीमारियों का इससे बचा जा सकता है। आप जो फूड है उसको स्पॉइलेज से बचा सकते हैं, और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होता है। अब बैक्टीरिया को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें पहला जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा जी फिज़िकल मेथड। अब फिज़िकल मेथड क्या है? फिज़िकल मेथड ये है कि आप किसी फिज़िकल एजेंट को बैक्टीरिया को कंट्रोल करने, मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिज़िकल एजेंट में हम जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई हीट, गैसेस, फिल्ट्रेशन करते हैं, या रेडिएशंस के ज़रिए इसको मार देते हैं। तो फिज़िकल मेथड का इस्तेमाल आम तौर पर, जो फिज़िकल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, इस फिज़िकल मेथड्स का इस्तेमाल कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। ये कॉमन सा वर्ड है, जरासीम से किसी चीज़ को पाक करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, अगर आप वो फिज़िकल मेथड से कर रहे हैं। तो स्टेरिलाइजेशन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मसलन हाई टेम्परेचर, आप किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। मसलन आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो आपका कैंड फूड आता है, आप उसको तकरीबन 120 से 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और प्रेशर के अंडर गर्म करते हैं, और ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, 12 से 90 मिनट तक डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ को ये आप प्रोसेस करना चाहते हैं। उसी हवाले से टेम्परेचर और जो प्रेशर और टाइम जो है वो सेट किया जाता है। इसके अलावा पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ये जो रोज़मर्रा हम दूध इस्तेमाल करते हैं, डब्बे में पैक होके आता है, टेट्रा मिल्क, टेट्रा पैक के अंदर जो आपका दूध आता है, तो उसकी पास्चराइजेशन हुई हुई होती है। तो इसको पास्चराइज करने के लिए इसको हीट किया जाता है 71 डिग्री पे 15 सेकंड के लिए, और या फिर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए, और फिर उसको पैक किया जाता है, और जो उसकी पैकिंग है उसको भी स्टेरिलाइज पहले से कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है कि नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया तो हैं वो इससे मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्टिल उसके अंदर होते हैं। इसके बाद है जनाब, ये जो मेथड है ये लैब्स के अंदर आप आमतौर पर यूज़ किया जाता है। और इन हाई टेम्परेचर से होता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम सिस्टम, देखें ना, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जब उसका एंजाइम सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया भी ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद जनाब हम आगे देखते हैं कि दूसरा मेथड है हमारे पास फिज़िकल मेथड्स में, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। तो ये दोनों इफेक्टिव होते हैं।
अब ड्राई हीट जो आमतौर पर करते हैं उससे होता क्या है, जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती हैं, सॉरी आप जो मॉइस्ट हीट है उससे होता क्या है, बैक्टीरियल प्रोटीन्स की कोगुलेशन हो जाती है, ठीक है, और उससे वो एक्टिव नहीं रहती। प्रोटीन्स आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल्स बड़े नाजुक होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, अगर प्रोटीन्स को हीट किया जाए तो इनके अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बदल जाता है और इनके ये फंक्शनल नहीं रहती और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अब ड्राई हीट करेंगे तो जनाब बैक्टीरियल जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी कि वो भी अपनी वर्किंग स्टेट में नहीं रहेंगे। इसके बाद थर्ड हमारे पास फिजिकल मेथड्स में आता है जी रेडिएशंस। आप रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर इसमें ऐसी रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी वेवलेंथ ज़रा शॉर्ट हो और वो हाईली पेनिट्रेटिंग हो, और सबसे जो इसके लिए सूटेबल चीज़ है वो गामा रेज़ है या गैमा रेज़ है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 नैनोमीटर से कम ही होती है। तो स्टेरलाइज जो पैक फूड आपका आता है वो आमतौर पर इसी वे में स्टेरलाइज किया जाता है। लेकिन कुछ आपके सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ आपके लाइक एंटीबायोटिक्स हैं, लाइक सीरम्स हैं, लाइक हार्मोन्स हैं, इनको भी पैक किया जाता है और स्टेरलाइज किया जाता है, लेकिन इनको आप हीट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रोटीन्स पड़ी हुई डीनेचर हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, आप इनको मेम्ब्रेन फिल्टर्स के साथ इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड केमिकल मेथड्स में आप डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स के बारे में। देखिए एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स ये करते क्या हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ना, ये आप लिविंग सरफेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट जो है ये क्या होता है, ये आप लिविंग बॉडी पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन आप स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं, वो एंटीसेप्टिक्स में आता है, लेकिन आप जो फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं वो एंटीसेप्टिक नहीं है, वो डिसइंफेक्टेंट है, उससे आप अपना फ्लोर साफ़ कर रहे हैं, और एंटीसेप्टिक से आप वैसे अपनी बॉडी को कोई ज़ख्म वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स में आमतौर पर जो इस्तेमाल होते हैं हैलोजेंस, फिनोल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल्स और फॉर्मल्डिहाइड, ये तमाम चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। आमतौर पर करते क्या हैं, जो बैक्टीरिया के वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, और ये नॉन लिविंग, जिस तरह मैंने पहले बताया, नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर यूज़ होते हैं। इसके अलावा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, ये जनाब बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपकी एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, ठीक है। ये बॉडी के अंदर आप जब दाखिल करते हैं तो ये आपके डिफेंस सिस्टम के साथ उसको एड करते हैं, उसके डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, और जो जर्म्स आपकी बॉडी में हैं उनको मारने में मदद देते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके सल्फोनामाइड्स, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, ये पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक्स ही हैं बेसिकली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में थर्ड, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो जनाब इम्यूनाइजेशन या किसी बॉडी को इम्यून करना, वैक्सीनेशन, बात तो यही है कि आप वैक्सीन दाखिल करते हैं किसी बॉडी के अंदर और किसी बीमारी के अगेंस्ट उसको इम्यून कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ये इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं इसमें भी। तो पहली उसमें आ जाती है इम्यूनाइजेशन, जिसमें आप किसी भी बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवा देते हैं। मसलन आप देखें कि बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ बीमारियों के होते हैं। पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, पोलियो से बचाते हैं, वैक्सीनेशन भी होती है पोलियो की, ठीक है। तो उसके बाद जनाब एंटीसेप्सिस में क्या होता है, आप प्रोड्यूस टू एलिमिनेट और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। आप क्या करते हैं कि आप ऐसे काम या ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। और उसके बाद जनाब एंड पे होता है कीमोथेरेपी। इसमें आप केमिकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लाइक कीमोथेरेपी। आपने लफ्ज़ की ज़्यादातर तो कैंसर के हवाले से सुना हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है पब्लिक हेल्थ मेजर, ठीक है। आप जनरली कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कि ब्रॉड वे में होते हैं, लाइक वाटर प्योरीफिकेशन। मसलन आप पानी पीने का साफ़ कर दें तो ये इन ऊपर वाले जो तमाम स्टेप्स हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पीने का साफ़ पानी हो गया तो बीमारी
आधी से ज़्यादा तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सीवेज डिस्पोजल, आप सीवेज को पीने वाले पानी के साथ मिक्स ना होने दें, उसे दरियाओं से नहरों में मत डालें, ताकि वो आपके वाटर रिसोर्सेज तक जो कि आप इस्तेमाल पीने के लिए कर रहे हैं या खाने के लिए, जो आप सी फूड वगैरह या रिवर से कोई मछली वगैरह या इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने कोई कैटल वगैरह रखे हुए हैं, तो वो ये पानी वगैरह इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, जो आपका खाना पीना है वो अच्छे से हो, गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, आप गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई बीमारी ना हो, वो साफ़ सुथरी हो, आटा वगैरह साफ़ सुथरा हो, जो आपकी सब्जियां हैं वो धुली हुई हों, साफ़ सुथरी हों, कोई जर्म्स वगैरह उसके अंदर ना हो। तो ये तमाम बातें इसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर माइक्रोबियल इफेक्ट इज़ वन दैट किल्स द माइक्रोब्स इमीडिएटली, सॉरी माइक्रोबियोसाइडल, माइक्रोबियोस्टैटिक इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफ द सेल्स एंड मेंटेन्स द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कांस्टेंट साइज। तो माइक्रोबियल साइडल इफेक्ट में क्या करते हैं, आप माइक्रोब्स को फ़ौरन मार देते हैं, और माइक्रोबियोस्टैटिक में मारना नहीं होता, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना होता है। मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी, डैमेज कैन रिजल्ट्स malfunctions इन द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बैक्टीरियल कंट्रोल में। जब हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जनाब पास्चर, इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब पास्चर के जो सरपेसेरा आप कह लें कि सबसे पहले जो एंथ्रॉक्स की जो इलाज करने वाला या उसकी वैक्सीन बनाने वाला जो बंदा था वो लुईस पास्चर ही था। तो जनाब इसने ये किस तरह से किया, इसने रॉबर्ट कोच की थ्योरी पढ़ ली, ठीक है जी, और उस प्रिंसिपल को जो कि रॉबर्ट कोच ने उस वक्त थ्योरी में अपने डिसाइड किया कि यानी कि कोई भी जानदार मरा है या कोई जानदार बीमार है, उसके अंदर वो जर्म ज़रूर मौजूद होगा, आप उस जर्म को आइसोलेट कर सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करवा सकते हैं, और फिर आप उसको इनोकुलेट करेंगे तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में बीमारी पैदा करेगा और उसे आप दोबारा सेपरेट कर सकते हैं। तो ये उसकी थ्योरी थी, तो इसी को इस्तेमाल किया गया। अब इसने क्या किया, चिकन कॉलेरा ये परिंदों को बीमारी होती है, मुर्गियों को, जिससे बैक्टीरिया जो है ये कॉलेरा का बैक्टीरिया चिकन को अफेक्ट करता है और इससे अल्टीमेटली चिकन की डेथ हो जाती है। अब इसने क्या किया एक डेड चिकन से, जो उसके ब्लड से, ये बैक्टीरियम को सेपरेट किया। अब सेपरेट किया, ये लैब के अंदर वो काम कर रहा है अपनी। अब लैब के अंदर उसने क्या किया, इसको सेपरेट किया, उसने माइक्रोस्कोप में देखा वाकई चीज़ मौजूद है, उसने इन जर्म्स को आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करवाया, एक नॉर्मल चिकन को ये जो कल्चर्स थे वो इनोकुलेट किए और वो मुर्गियां मर गई। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए अपने एक्सपेरिमेंट का। तो जनाब इसने पब्लिक बुला ली और इसने बताया कि रॉबर्ट कोच की बात वाकई सही है। तो जनाब इसने क्या किया, इसने बैक्टीरियल कल्चर्स जो कि इसने पहले इस्तेमाल किए थे उन्हीं को दोबारा उठाया और मुर्गियों को वो लगा दिया, इनोकुलेट कर दिया। अब इसकी थ्योरी के मुताबिक तो वो मुर्गी मरनी चाहिए थी, लेकिन ये इसका एक्सपेरिमेंट हो गया फेलियर, मुर्गी कोई नहीं मरी। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, जिसने बैक्टीरियम कल्चर इस्तेमाल किया, मुर्गी को लगाया, लेकिन मुर्गी नहीं मरी और ना उसमें बीमारी की कोई सिम्टम आए। अब होना तो ये चाहिए था कि मुर्गी की डेथ हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा हुआ क्यों, इसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया, लेकिन अब इसने क्या किया, पुराना बैक्टीरियल कल्चर जो थे वो इस्तेमाल नहीं किए, अब इसने फ्रेश जनाब जो बैक्टीरियल कल्चर्स हैं वो तैयार किए, फ्रेश बैक्टीरिया तैयार किया। अब इसमें क्या हुआ कि इसने यहाँ पर दो बातें की, एक तो वो पुरानी मुर्गी जिसको इसने पुरानी वैक्सीन लगा दी थी या पुराने कल्चर्स लगा दिए थे उसको भी इस्तेमाल किया, ठीक है, यहाँ पर वो ये मुर्गी आ गई जिसको पहले से ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुकी है, और ये दूसरी मुर्गी इसने ली जिसको कोई वैक्सीनेशन पहले से नहीं हुई, ये नॉर्मल है। अब होना तो ये चाहिए था इसकी थ्योरी के मुताबिक, इसकी सोच के मुताबिक या इसकी हाइपोथेसिस के मुताबिक कि दोनों मुर्गियां मर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली जो मुर्गी थी जिसको पहले से ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई थी उसके अंदर कोई बीमारी का असरात डेवलप नहीं हुए, लेकिन जो जनाब नई मुर्गी थी जिसको पहले से कोई वैक्सीनेशन नहीं थी वो कुछ अरसे के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इसने फिर बाद में
एडवर्ड जेनर को सराहा भी इस चीज़ पे कि उसने ही ये प्रिंसिपल डिस्कवर किया था, क्योंकि जनाब आपने जो पुराने बैक्टीरियम लगाए थे, पुराने कल्चर्स लगाए थे मुर्गी को, वो बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, वो मतलब कमज़ोर हो चुके थे, वो एजिड बैक्टीरिया थे, उनके अंदर विरुलेंसी नहीं थी। तो यही तो वैक्सीनेशन है कि आप जिस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन कर रहे हैं वो उसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम होते हैं। तो जनाब जब आप कमज़ोर जरासीम किसी जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं वो बीमारी तो पैदा नहीं करते, लेकिन आपके जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। वो ऑलरेडी उस बीमारी के अगेंस्ट वहाँ पर तैयार खड़े होते हैं। ताकि ये बिल्कुल यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी पोलियो की वैक्सीनेशन में। आपको पोलियो के कमज़ोर जरासीम ही इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वो आपके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दें, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपको बाद में अगर कोई खुदा न खास्ता जो वायरस है आपका पोलियो का आता है तो उसके अगेंस्ट आपको बचाता है। अब सेम प्रिंसिपल इसने जो यहाँ पर कॉलेरा में इस्तेमाल किया था, इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए एंथ्रॉक्स के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन को डेवलप किया, और एडवर्ड जेनर को इसने ऑनर किया कि उसी का बेसिक ये प्रिंसिपल था। जो पहला बच्चा जिसके ऊपर इसने वैक्सीनेशन का प्रोसेस, जेम्स फिस्प्स नाम था उस बच्चे का, उसको इसने पहली दफ़ा सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया था। और जो स्मॉल पॉक्स काउ पॉक्स था, उसके हवाले से आपने सारी स्टोरी वो पहले से सुन रखी है। उसके बाद जनाब इसने हाइड्रोफोबिया और रेबीज़, हाइड्रोफोबिया आप जानते हैं ये बीमारी है, ये जो बावला कुत्ता या पागल कुत्ता जिसको आप कहते हैं, वो किसी अगर जानवर को, किसी और कुत्ते को या किसी और सेहतमंद इंसान को काट ले तो उसके अंदर वो वायरस ट्रांसमिट कर देता है और उस शख्स को भी रेबीज़ हो जाती है। तो रेबीज़ की जो वैक्सीन तैयार करने वाला पहला बंदा था वो भी लुईस पास्चर ही था। ओके, इसके बाद जनाब हम इसमें लास्ट अपना टॉपिक कवर करेंगे, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी चीज़ भी है लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ भी है अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल असल में गलत अच्छा बुरा होता है, चीज़ तो चीज़ ही होती है। तो जनाब पहले यूजेस की बात कर लेते हैं। तो आम तौर पर आपको पता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास बीमारी की कोई भी लेके जाते हैं, मोस्टली आपको एंटीबैक्टीरियल्स ही दी जाती है। कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, इसमें मोस्टली एंटीबायोटिक्स ही दी जाती हैं। या कोई आपका ऑपरेट हो गया खुदा न खास्ता, उसमें भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं। तो जनाब एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरिया ही चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये नेचुरल केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया खुद ही सिंथेसाइज करते हैं दूसरे बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो हम इन्हीं बैक्टीरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको इस्तेमाल करते हुए ये उनसे चीज़ ले लेते हैं। उसके बाद है आपको मोड ऑफ एक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आप जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करती है और उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मसलन एक एंटीबायोटिक नॉर्मली जो आप सारी लेते हैं ये स्टमक पर थोड़े से बुरे असरात मुरतब करती हैं, तो इस हवाले से आपको पहले अवेयर होना चाहिए कि ये क्या कर सकती है। फॉलो फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। जनाब कभी भी खुद दवाइयाँ इस्तेमाल मत करें, हमेशा डॉक्टर्स को दिखाएं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, खुद ही जनाब डॉक्टर बन के दवाइयाँ ले लेते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हर बीमारी के हवाले से बैक्टीरिया मुख्तलिफ होते हैं तो एंटीबायोटिक्स भी मुख्तलिफ होती हैं। तो इसके बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट। एक बैक्टीरिया डॉक्टर सजेस्ट करेगा आपको कि आपको कितनी डोज चाहिए और कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए। मसलन डॉक्टर कहते हैं 3 दिन आपने दवाई खानी है, हफ्ता दवाई खानी है, आप 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ, टाइफाइड में डॉक्टर नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि कम से कम 15 दिन या इससे ज़्यादा कुछ दिन या 20 दिन या 25 दिन, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, इतनी आपने दवाई खानी है। तो आप समटाइम ये होता है कि लोग 2-3 दिन दवाई खा के फिर बिल्कुल ठीक फील करते हैं, दवाई लेना छोड़ देते हैं, तो बाद में वो दोबारा आपको जो बैक्टीरिया हैं वो पर हमलावर हो जाता है। तो कोर्स जो होता है उसका वो मुकम्मल करना होता है। इसके बाद मिस यूज़। तो एंटीबायोटिक्स के जनाब मिस यूज़ भी हैं। तो अगर आप बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से दवाइयाँ लेते रहेंगे तो आप अपने अंदर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे, यानी कि आप पर अब दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, वो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी और जितनी डोज आप बढ़ाएंगे उतने उसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ेंगे। उसके बाद है सम टाइम ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है और इवन इससे डेथ भी हो जाती है। इसके बाद जनाब कुछ एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करती है, लाइक पेंसिलिन से कुछ लोग एलर्जिक होते हैं तो लेते ही उनको एलर्जी से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा डीफनेस, ये आपके अंदर डीफनेस भी पैदा कर सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये साइड इफेक्ट है, कुछ लोगों के अंदर करती है, सबके अंदर नहीं करती। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन ये है, ये डिसकलरेशन ऑफ टीथ, दांतों का जो रंग है इस दवाई के इस्तेमाल से वो ख़राब हो जाता है। तो जनाब ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी आइंदा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।